हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हमने रोबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड बुक का अध्याय 6 तक सुन लिया था। आज के वीडियो में हम अध्याय 7 सुनेंगे। बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे डर से मुकाबला कैसे करते हैं। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण हैं। नंबर 1 डर, नंबर 2 निराशावाद, नंबर 3 आलस, नंबर 4 बुरी आदतें और नंबर 5 अहंकार। डर को पार करना। मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसा गंवाना अच्छा लगता हो। आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो, लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गंवाया। मेरा मतलब है निवेश करने में। पैसे गंवाने का डर असली होता है। यह डर हर किसी को लगता है, अमीरों को भी। लेकिन समस्या डर लगना नहीं है, निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि पैसे गंवाने के बाद आप उस स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह लेते हैं, उसी से आपके जीवन में फर्क पड़ता है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी एक चीज में बहादुर होते हैं और किसी दूसरी चीज में कायर। मेरे मित्र की पत्नी आपातकालीन कक्ष में नर्स है। जब भी वह खून देखती है, फुर्ती से काम में जुट जाती है। जब मैं निवेश का जिक्र करता हूँ तो वह दूर भागती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं भागता नहीं हूँ, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी धन संबंधित डरों को समझाते हैं। वे कहते थे, कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ पैसे गंवाने से डर। दोनों ही फोबिया या भय है। तो पैसे गंवाने की डर का उनका समाधान ये छोटा वाक्य था, अगर आप जोखिम लेने और चिंता से नफरत करते हैं तो जल्दी शुरू कर दे। इसलिए बैंक बचपन से ही बचत की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आप कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं तो अमीर बनना इतना ज़्यादा आसान होता है। मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले 2 लोगों की दौलत में भारी अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति विश्व का एक अजूबा है। कहा जाता है कि मैनहट्टन टापू की खरीदारी सबसे सस्ते सौदों में से एक रही थी। न्यूयॉर्क को $24 मूल्य के सस्ते आभूषणों और मालाओं में खरीदा गया था। लेकिन जरा हिसाब लगाए, अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो 1995 तक वही $24 $28 ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाते। इतने पैसे से मैनहट्टन को दोबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजेलिस का ज़्यादातर हिस्सा भी खरीदा जा सकता था। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय ना बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो क्या करें? आप पैसे गंवाने के अपने डर को कैसे दूर करें? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ इस मुद्दे से कतराते रहे और इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी सलाह देते थे कि मैं टेक्सास के लोगों जैसी मानसिकता रखूं। वे कहा करते थे, मैं टेक्सास और वहाँ के लोगों को पसंद करता हूँ। टेक्सास में हर चीज़ बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह भारी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वह हार भी अद्भुत होती है। मैंने पूछा, वे हारना पसंद करते हैं? अमीर डैडी ने कहा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश पराजित व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें जीवन भर पराजित होने वाला इंसान दिखा दूंगा। मैं तो जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए की बात कर रहा हूँ। वे इसी तरीके से जीवन जीते हैं। वे इसे बड़े पैमाने पर जीते हैं। यहाँ आसपास के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं, जो पैसे के मामले में कॉकरोच की तरह जीते हैं, जो किसी के रोशनी चमकाने के विचार पर ही घबरा जाते हैं और जब किराने वाला चिल्लर में चवन्नी कम देता है तो रोने धोने लगते। अमीर डैडी ने आगे कहा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है टेक्सास का नजरिया। जब वे जीतते हैं तो उन्हें गर्व होता है और जब वे हारते हैं तो वे डींगे हाँकते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर तुम दिवालिया होने वाले हो तो बड़े पैमाने पर हो। इसलिए अगर कोई एक डुप्लेक्स की वजह से छोटे पैमाने पर दिवालिया होता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता।
वे लगातार माइक और मुझे बताते थे कि वित्तीय असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर लोग इस खेल को बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। उनके शब्द थे, लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वे हार जाते हैं। महान NFL क्वार्टरबैक फ्रैंक टोरकेटर ने इसी बात को दूसरी तरह कहा है, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात पर गौर किया है कि जीत आमतौर पर हार के ठीक बाद होती है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल ना खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। तो ज़्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज़्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन वे पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे अपनी टेक्सास यात्राओं की कहानी सुनाते थे। अगर तुम सचमुच यह नज़रिया सीखना चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है, तो सैन एंटोनियो जाकर एलेमो की यात्रा कर लो। एलेमो उन बहादुर लोगों की महान गाथा है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना, हालांकि वे जानते थे कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने के काबिल एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल यह एक दुखद सैन्य पराजय है। वे अंततः हार गए, लेकिन टेक्सास के लोग असफलता का सामना कैसे करते हैं वे अब भी चिल्लाते हैं, एलेमो को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानी बहुत बार सुनी थी। जब वे कोई बड़ा सौदा करने वाले होते थे और घबरा रहे होते थे, तब वे हमें हमेशा यही कहानी सुनाते थे। जब वे निवेश को अच्छी तरह जांच परख लेते थे और निवेश करने या छोड़ने का समय आ जाता था, तब वे हमें यही कहानी सुनाते थे। जब भी वे कोई गलती करने या पैसे गंवाने से घबराते थे, तो हर बार वे हमें यही कहानी सुनाते थे। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी, क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि वे हमेशा आर्थिक घाटे को आर्थिक विजय में बदल सकते हैं। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत और चतुर बनाएंगी। ऐसा नहीं है कि वे हारना चाहते थे, वे तो बस जानते थे कि वे कौन थे और वे पराजय का कैसे सामना करेंगे। वे उस पराजय को विजय में बदल लेंगे। इसी तरह से विजेता हुए और दूसरे पराजय। इससे उन्हें सीमा लांघने का साहस मिला, जबकि बाकी पीछे रह गए। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, वे कहते थे। उन्होंने एक भारी असफलता को लेकर उसे प्रेरणा में बदल दिया, साथ ही एक पर्यटन स्थल में भी, जिससे करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है। लेकिन आज उनके जो शब्द मेरे लिए सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण है, शायद वे हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरित होते हैं। वे अपनी असफलताओं को प्रेरक नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को विजेता बनाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, यह तो सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। मैं कह चुका हूँ कि अपनी साइकिल से बार बार गिरना उसे चलाना सीखने का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मेरा साइकिल चलाने का निश्चय कम नहीं ज़्यादा बढ़ा था। मैंने यह भी कहा था कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिसने कभी कोई बॉल ना खोई हो। शीर्ष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी जब बॉल खो देते हैं या टूर्नामेंट हार जाते हैं, तो इससे उन्हें बेहतर बनने, ज़्यादा कड़ा अभ्यास करने, अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। इसी से वे ज़्यादा बेहतर बनते हैं। जो अंदर से विजेता होते हैं, हार उन्हें प्रेरित करती है। जो अंदर से पराजित होते हैं, वे हारने के बाद हिम्मत छोड़ देते हैं। मुझे जॉन डी रॉकेफेलर का यह कथन दोहराना अच्छा लगता है, मैं हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने उत्साह बढ़ाने वाले अधीनस्थों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो एक प्रेरक नारा बन गया। इसने अमेरिका के भारी नुकसान को विजय के कारण में बदल दिया। इस भारी पराजय ने अमेरिका को शक्ति दी और अमेरिका जल्द ही विश्व महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया।
असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। यह विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असफलता जीतने के लिए उन्हें प्रेरित करती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रेंड टोरकेंटन के उदाहरण को दोहराना चाहता हूँ। जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। फ्रेंड टोरकेटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन है। वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हारने से उन्हें बेहतर बनने की ही प्रेरणा मिलेगी। हारने से नफरत करने और हारने से डरने के बीच एक बड़ा फर्क होता है। अधिकतर लोग पैसे गंवाने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे एक डुप्लेक्स की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। वित्तीय दृष्टि से वे जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे स्तर पर खेलते हैं। वे बड़े मकान और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं लेकिन बड़े निवेश नहीं खरीदते। 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने वित्तीय नियोजकों या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास बहुत सारी नकदी, एफडी, कम ब्याज वाले ब्रांड्स, म्यूचुअल फंड्स और कंपनियों के कुछ शेयर होते हैं। यह एक सुरक्षित और समझदारी भरा पोर्टफोलियो है, लेकिन यह विजेता का पोर्टफोलियो नहीं है। यह तो उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत न समझे, शायद यह बाकी की 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो है। उस सुरक्षित पोर्टफोलियो होना पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है। बहरहाल यह उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है जो सुरक्षा से प्रेम करता है, लेकिन सुरक्षात्मक अंदाज में खेलना और अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित करना वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक खेल को खेलते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुलित नहीं, केंद्रित बनना होगा। किसी भी सफल व्यक्ति को देख ले, आपको दिख जाएगा कि शुरुआत में वे संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, वे एक ही जगह पर रुके रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले थोड़ा असंतुलित होना पड़ता है। यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद पैदल चलकर देख ले। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं। जॉर्ज सोरोस केंद्रित हैं। जॉर्ज पेट्स ने अपने टैंकों को बहुत सारे दायरे में नहीं फैलाया, उन्होंने उन्हें एक जगह केंद्रित किया और जर्मन सेना के कमजोर हिस्सों को उड़ा डाला। जीनोट लाइन के मामले में फ्रांसीसियों ने अपने सैन्य बल को छितरा लिया था और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा। वह ना करें जो गरीब और मध्यवर्ती लोग करते हैं। बहुत सी टोकरियों में थोड़े थोड़े अंडे रखना, बहुत सारे अंडे थोड़ी सी टोकरियों में रखें और केंद्रित हो जाएं। एक ही दिशा में चलते रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। यदि आपको हारने से नफरत है तो सुरक्षात्मक खेलें। अगर हारने से आप कमजोर बनते हैं तो सुरक्षात्मक खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो बदलने की जरूरत नहीं है। सुरक्षात्मक ही खेलते रहे, बस जल्दी शुरुआत कर दे। अपने रिटायरमेंट के अंडे जल्दी इकट्ठे करना शुरू कर दे क्योंकि इससे समय लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने की हसरत है, तो खुद से पहला सवाल यह पूछे, मैं असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है तो शायद आपको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शायद। अगर आपको असफलता कमजोर बनाती है या इसकी वजह से आप बौखला जाते हैं, उस बिगड़ेल बच्चे की तरह जो कोई चीज़ गलत होने पर हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकील ढूंढता है, तो इसे सुरक्षात्मक अंदाज में ही खेले। दिन की नौकरी करते रहे या ब्रांड्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदे। याद रखें, हालांकि तुलनात्मक रूप से ये ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर इन वित्तीय साधनों में भी जोखिम होता है। मैं टैक्टस और फ्रेंड टोरकेंटन का जिक्र करते हुए यह सब इसलिए कहता हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को भरना आसान है। यह दरअसल कम बुद्धि का खेल है, इसमें ज़्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं ग्रेड का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें नजरिया काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें साहस, धैर्य और असफलता के प्रति बेहतरीन नजरिए की जरूरत होती है। पराजित लोग असफल होने से कतराते हैं और असफलता पराजितों को विजेताओं में बदल सकती है। एलएमओ को याद करो। फिडेलिटी मेजेलन म्यूचुअल फंड के मशहूर मैनेजर पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहते थे, जो हम सभी सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है या फिर यह बाहर से आता है, अक्सर मित्रों, परिवार वालों, सहकर्मियों और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक का वह समय याद करते हैं जब परमाणु युद्ध का जोखिम समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया था
कि लोग रक्षात्मक कक्ष बनवाने लगे थे और भोजन पानी इकट्ठा करने लगे थे। अगर रक्षात्मक कक्ष बनवाने के बजाय उन्होंने उस पैसे का शेयर बाजार में समझदारी से निवेश किया होता तो संभवतः आज वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते। वॉशिंगटन राज्य में एक व्यक्ति हैमबर्गर मीट से मर जाता है, जिसके बाद एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तरां को आदेश देता है कि वे सभी तरह के मीट अच्छी तरह पकाए। एक दवा कंपनी फरवरी में टीवी विज्ञापन देकर लोगों को सर्दी होते दिखाती है। नतीजा यह होता है कि सर्दी भी बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि निवेश के मामले में संसार छोटे मुर्गों से भरा हुआ है जो चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे की बात का असर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। विनाश की अफवाहों और निराशा की बातों से आपके मन में शंका और डर पैदा ना हो, इसके लिए अक्सर बाहरी साहस की जरूरत होती है। लेकिन हर समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय दरअसल पैसे बनाने के सबसे अच्छे समय होते हैं। जब बाकी सभी लोग कदम बढ़ाने से बहुत डर रहे होते हैं तो वे ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें पुरस्कार मिल जाता है। कुछ समय पहले रिचर्ड नामक एक मित्र किम और मुझसे मिलने के लिए बोस्टन से फिनिक्स आया। वह शेयरों और रियल एस्टेट में हमारे लिए कामों से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल एस्टेट के भाव मंदे चल रहे थे। हमने 2 दिन उसे मौके की कई रियल एस्टेट जायदादें दिखाई जहां हमारे हिसाब से कैश फ्लो और पूंजी वृद्धि के उत्कृष्ट अवसर थे। किम और मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं है, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एजेंट को फोन किया जिसने उस दोपहर रिचर्ड को वह मकान बेच दिया। 2 बेडरूम के उस मकान की कीमत सिर्फ $42,000 थी, जबकि ऐसे ही मकान $65,000 में बिक रहे थे। उसे बढ़िया सौदा मिल गया था। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फ़ोन करके बताया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया है। मैंने तुरंत फ़ोन लगाकर मालूम किया। उसने बस इतना ही कहा कि उसका पड़ोसी उसे बता रहा था कि यह एक बुरा सौदा है क्योंकि वह इसे बहुत महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने इस बात से इनकार किया। जब मैंने रिचर्ड से पूछा कि उसने पड़ोसी की बात क्यों मानी तो वह रक्षात्मक हो गया और उसने बस यही किया, वह ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार ने पलटी खाई और कुछ ही साल बाद वह छोटा मकान हर महीने $1,000 किराया देने लगा। ठंड के महीनों में $2,500। मकान की कीमत अब बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को तो बस $5,000 डाउन पेमेंट देना था और उसके चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। वह आज तक कुछ नहीं कर पाया है। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसे खरीदार का अफसोस कहा जाता है और यह हम सभी को प्रभावित करता है। छोटा मुर्गा जीत गया और स्वतंत्रता का अवसर चला गया। एक और उदाहरण देखिए। मैं अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा एफडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में रखता हूँ। मुझे हर साल 16% की कमाई होती है। निश्चित रूप से एफडी पर बैंक की ब्याज दर से ज़्यादा होती है। सर्टिफिकेट्स रियल एस्टेट के कारण सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं और यह भी ज़्यादातर बैंकों से बेहतर है। वे जिस फॉर्मूले पर खरीदे जाते हैं उसकी वजह से वे सुरक्षित होते हैं, बस उनमें तरलता यानी तत्काल बेचने की सुविधा नहीं होती है। जो भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है उसके लिए रियल एस्टेट एक शक्तिशाली निवेश साधन है। यह एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी मैं रियल एस्टेट के साधन का जिक्र करता हूँ मुझे प्राय यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अम्मी डैडी निराशावादी के बहाने कहते हैं। वह व्यक्ति जो आलोचना करता है और विश्लेषण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग पर शंका और डरों का पर्दा पड़ जाता है, जिस वजह से वह अपनी आंखें नहीं खोल पाता। जब कोई कहता है मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता तो मेरा मन होता है कि मैं पलटकर सवाल करूं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह मेरा प्रिय काम है? वे दरअसल ये कह रहे हैं जो उन्हें चाहिए, टॉयलेट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से स्वतंत्र होने के बारे में बात करता हूँ और उनका ध्यान टॉयलेट पर केंद्रित होता है। इसी विचार प्रक्रिया के चलते ज्यादातर लोग गरीब बन जाते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता में छिपी है। मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने के लिए अच्छी मेहनत करता हूँ जो टॉयलेट ठीक करने का काम संभाल ले। मकानों या अपार्टमेंट्स को संभालने वाला बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने से मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है। क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता की कुंजी है।
अच्छा मैनेजर खोजना मेरे लिए अच्छी रियल एस्टेट खोजने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर को अक्सर बेहतरीन सौदों के बारे में रियल एजेंट्स से पहले जानकारी मिल जाती है, जिससे वह और भी मूल्यवान बन जाता। तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता में छिपी है से अमीर डैडी का यही मतलब था। चूँकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पता लगाया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग लगातार कहते रहते हैं मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, वे अक्सर खुद को इस शक्तिशाली निवेश साधन से वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट अपनी स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शेयर बाजार में मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, मैं अपने पैसे नहीं गंवाना चाहता। देखिए, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई दूसरा व्यक्ति अपने पैसे गंवाना चाहता है। वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे पैसा न गंवाने का चुनाव करते हैं। विश्लेषण करने के बजाय वे एक शक्तिशाली निवेश साधन यानी शेयर बाजार की ओर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने मित्र के साथ तकनीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने बोर्ड पर नजर डालकर देखा कि गैस का भाव ऊपर जा रहा था और ऑयल के भाव का भी यही हाल था। मेरा मित्र चिंता का कीड़ा यह छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और यह आमतौर पर उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर लौटे तो उसने मुझे तमाम आंकड़े दिखाए कि तेल का भाव अगले कुछ सालों से ऊपर क्यों जाने वाला है। मैंने वे आंकड़े पहले कभी नहीं देखे थे, हालांकि मेरे पास एक ऑयल कंपनी के काफी सारे शेयर पहले से ही थे। यह जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत एक नई सस्ते शेयरों वाली ऑयल कंपनी खोजी जो तेल के कुछ भंडार खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस कंपनी को लेकर खासा रोमांचित था और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर के भाव पर 15,000 शेयर खरीद लिए। 3 महीने बाद वही दोस्त और मैं उसी गैस स्टेशन के पास से गुजरे। निश्चित रूप से प्रति गैलन भाव लगभग 15% बढ़ गए थे। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि 1 महीने पहले ही उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल भंडार खोज लिया था और उसके सलाह देने के बाद उस शेयर का भाव $3 से ज्यादा बढ़ गया था। और अगर मेरी दोस्त की कही बात सच है तो गैस के भाव बढ़ते रहेंगे। अगर लोग यह समझ ले कि शेयर बाजार के निवेश में स्टॉप कैसे काम करता है तो ज्यादा लोग हार से बचने के लिए निवेश करने के बजाय जीतने के लिए निवेश करते रहेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए यह बहुत बढ़िया तरीका है। इसलिए जब भी मैं लोगों को उनके मैं नहीं करना चाहता पर ध्यान केंद्रित करते देखता हूँ और वे जो चाहते हैं उस पर से ध्यान हटाए हुए देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि उनके दिमाग में बहुत शोर हो रहा है। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी हो रहा है और चिल्ला रहा है, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट खराब हो रहे हैं। इसलिए वे अपने नहीं करना चाहते से बचते हैं, लेकिन इसकी वे भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी में जो चाहते हैं शायद वह उन्हें कभी नहीं मिलेगा। विश्लेषण करने के बजाय उनके अंदर बैठा छोटा मुर्गा उनका दिमाग बंद कर देता है। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गों से निपटने का एक तरीका बताया था। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उन्होंने अपना कारोबार गंवा दिया था और वे सामाजिक सुरक्षा के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। यह बहुत कम राशि थी, इसलिए फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी बेचने के लिए वे पूरे अमेरिका में घूमने लगे। किसी के हाँ कहने से पहले उन्हें 1009 बार नहीं कहा जाता था और आगे चलकर वे उस उम्र में करोड़पति बने जब अधिकतर लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। अमीर डैडी हार्लैंड सैंडर्स के बारे में कहते थे, वे बहादुर और लगनशील इंसान थे। तो जब भी आप एक शंका में हो और थोड़ा डर महसूस कर रहे हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया। उन्होंने इसे भून डाला। आलस को पार करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसाय की कहानियां सुनी है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे पैसे उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत ज्यादा देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वह घर लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वह ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता है तथा काम में लापरवाही करने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी दौलत की परवाह ही नहीं है, और ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। दोनों के पीछे का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त इसलिए बने रहना चाहते हैं
क्योंकि वे उस चीज से बचना चाहते हैं जिसका वे सामना नहीं करना चाहते। किसी को भी उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है, दिल की गहराई से वे यह बात जानते हैं। दरअसल अगर आप उन्हें याद दिलाए तो वे गुस्सा हो जाएंगे या चिढ़ जाएंगे। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं है तो वे अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दिल की गहराई में वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज का सामना करने से बच रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है, व्यस्त रहकर आलस करना। तो आलस का क्या इलाज है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से कई लोगों को परवरिश के दौरान सिखाया गया था कि लोभ या इच्छा बुरी चीज है। मेरी माँ कहा करती थी, लोभी लोग बुरे होते हैं। बहरहाल हम सभी के मन में सुंदर, नई या रोमांचक चीजें पाने की हसरत रहती है। तो इच्छा के उस भाव को काबू में रखने के लिए माता पिता उस इच्छा को अक्सर अपराध बोध के साथ जोड़ देते हैं। मेरी माँ का प्रिय वाक्य यह था, तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो, क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भाई बहन भी है। यह मेरे डैडी का प्रिय वाक्य था, तुम मुझसे क्या खरीदने को कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि हम पैसों के बने हैं? क्या तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तुम तो जानते ही हो हम लोग अमीर नहीं हैं। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं हुआ जितना कि उनके पीछे के गुस्से और अपराध बोध के सम्मिश्रण का हुआ। इसकी उल्टी अपराध बोध की यात्रा यह थी कि तुम्हारी खातिर यह खरीदने के लिए मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यह खरीद रहा हूँ क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे यह कभी खरीद कर नहीं दिया था। मेरा एक पड़ोसी है जो कड़का है, लेकिन वह अपनी कार को अपने गैराज में खड़ी नहीं कर सकता। गैराज उसके बच्चों के खिलौनों से भरा हुआ है। वे बिगड़े हुए बच्चे जो भी मांगते हैं वह उन्हें तुरंत मिल जाता है। वह हर दिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो। उसने उनके कॉलेज की शिक्षा या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा है, लेकिन उसके बच्चों के पास संसार का हर खिलौना है। उसे हाल में डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को लास वेगास की सैर कराने ले गया। उसने बड़े त्याग के भाव से कहा, मैं यह बच्चों की खातिर कर रहा हूँ। अमीर डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे अपने घर में मैं यही सुनता रहता था। इसकी बजाय अमीर डैडी अपने बच्चों से यह कहने की अपेक्षा रखते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वे मानते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसे और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती। दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ बोलने से दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और यह जवाब सोचने तथा खोजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, वे महसूस करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता एक झूठी बात है और इंसान की आत्मा यह सब जानती है। इंसान की आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होती है, वे कहा करते थे। यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। अगर आपका आलसी दिमाग कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा नाराज होती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ की रक्षा करनी होती है। आत्मा चीखती है, चलो हम जिम चलकर व्यायाम करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है लेकिन मैं थका हुआ हूँ, मैंने आज सचमुच बहुत मेहनत की है। या इंसान की आत्मा कहती है मैं गरीब रहते रहते थक चुकी हूँ, चलो चलकर अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है अमीर लोग लालची होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत झंझट है, यह सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। मैं वैसे ही पर्याप्त कड़ी मेहनत करता हूँ, वैसे भी मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ता है। देखो तो सही, आज रात को ही मुझे कितना सारा काम करना है। मेरे बॉस चाहते हैं कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाए। मैं इसे नहीं खरीद सकता से दुख और लाचारी भी उत्पन्न होती है, जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जाती है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ से संभावना, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता। इसलिए अमीर डैडी इस बारे में इतने चिंतित नहीं होते थे कि हम क्या खरीदना चाहते थे, बशर्ते हम यह समझ ले कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह सवाल पूछने से एक ज्यादा प्रबल मस्तिष्क और एक ज्यादा प्रगतिशील आत्मा उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया। इसके बजाय वे पूछते थे तुम इसे कैसे खरीद सकते हो, और इसमें कॉलेज शामिल था जिसकी फीस का खर्च हम खुद उठाते थे। वे हमें लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया सिखाना चाहते थे। आज समस्या यह है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छा या अपने लालच को लेकर अपराधी महसूस करते हैं। यह उनके बचपन की पुरानी परवरिश है। हालांकि वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के अवचेतन में यह पुराना ठूसा गया विचार रहता है, यह मुझे नहीं मिल सकती या मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निश्चय किया तो मेरे दिमाग में यही सवाल था, मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम ना करना पड़े। इसके बाद मेरे दिमाग में जवाब और समाधान अपने आप आने लगे। सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे असली माता पिता
की मान्यता से जूझना था। हम इसे नहीं खरीद सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और ऐसे ही मिलते जुलते शब्द जो मेरे लालच को दबाने और अपराध बोध को भरने के लिए बोले जाते थे। तो आप लालच को कैसे जीत सकते हैं? एक बार फिर जवाब है थोड़ा सा लालच। यह WIIFM नामक रेडियो स्टेशन है, जिसका मतलब है इसमें मेरे लिए क्या है। इंसान को बैठकर यह सवाल पूछने की जरूरत है, अगर मुझे दोबारा कभी काम ना करना पड़े तो जिंदगी कैसी होगी। अगर मेरे पास वह सारा पैसा हो जिसकी मुझे जरूरत है तो मैं क्या करूँगा। इस थोड़े से लालच, किसी बेहतर चीज को पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे संसार में प्रगति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम बेहतरीन जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई बेहतर चीज चाहते हैं। तो जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज से बचते देखें जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो खुद से एक ही सवाल पूछे, इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हर चीज की अति बुरी होती है, इसलिए बहुत लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बस यह बात याद रखें जो माइकल डगलस ने वॉल स्ट्रीट फिल्म में कही थी, लालच अच्छा है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज्यादा, क्योंकि अपराध बोध शरीर को इसकी आत्मा से महरूम कर देता है। मैं सोचता हूँ कि एलिनोर रूजवेल्ट ने इसे अच्छी तरह कहा था, वही करे जो दिल से सही महसूस हो, क्योंकि आपकी आलोचना तो वैसे भी होगी। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बुरे हैं, और आप नहीं करते तो भी आप बुरे हैं।